मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज हम लोग बात करेंगे संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ, और कहीं कहीं से आंकिक योग्यता यानी नंबर एबिलिटी कहते हैं। तो संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत क्षेत्रमिति के टॉपिक पे बात करेंगे। इसका मतलब है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन पे हम लोग बात करेंगे और क्षेत्रफल एवं आयतन अर्थात एरिया एंड वॉल्यूम दोनों पे बात करेंगे। ये चैप्टर आपकी जहाँ पे भी आंकिक योग्यता है या संख्यात्मक योग्यता है उन परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, और काफ़ी बच्चों को मेंसुरेशन में दिक्कत भी आती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो मेंसुरेशन की श्रृंखला होगी इसमें जितने भी वीडियो बनेंगे, अभी से कहना ठीक नहीं है कि 5 बनेंगे कि 10 बनेंगे, जितने भी वीडियो बनेंगे उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। और मेंसुरेशन से संबंधित जो प्लेलिस्ट होगी, यदि आप ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ उसे देख लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो आपकी मेंसुरेशन की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप कहीं भी कोई भी सवाल पूछा जाए मैक्सिमम बता सकते हैं। तो ये मैं स्टार्ट करूँगा। उससे पहले एक सवाल पे आपसे चर्चा करता हूँ, बिल्कुल आप देखते रहिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग बहुत सारा समय वहीं पे सॉल्व करने में जाया कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर सारा समय हम वहीं पे सॉल्विंग में लगा देंगे तो 2 घंटे का समय पर्याप्त नहीं होता है इसके लिए। आपको एक छोटा सा सवाल दिखाता हूँ। आप देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि एक वायर है ना, एक वायर है जिसे मोड़कर, एक वायर है और लंबाई हमें नहीं मालूम है, जिसे मोड़कर वृत्ताकार स्वरूप दिया गया है, स्वरूप दिया गया है। राइट, सिंपल सा रफली लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक वायर है जिसे मोड़कर वृत्ताकार स्वरूप दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है। फुल स्टॉप। यदि इस वायर को वर्गाकार स्वरूप देते तो क्या क्षेत्रफल होता। ठीक है, अब ये हमारे सामने है ना, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। अब देखिए, कोई भी क्या करेगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठेगा तो सबसे पहले एक कोई वायर है जिसकी हमें लंबाई नहीं मालूम है, ये वायर हो सकता है XY, इसे रोटेट करके एक सर्कल का रूप दिया गया है इस तरह से, और इस सर्कल का जो एरिया बताया गया है वो 616 मीटर स्क्वायर है ना। अभी इसी वायर को अगर ये स्क्वायर का रूप देंगे इस तरह से वर्ग का, तो इसके बाहर की जो डिस्टेंस है मीन्स परिधि, और इसके जो बाहर की डिस्टेंस है यानी परिमाप, बोथ आर इक्वल, यानी इसकी परिधि और इसका परिमाप बराबर होगा क्योंकि वायर ही वही है। तो इसका एरिया अगर 616 है तो इसका फिर एरिया क्या होगा। अब होता क्या है, ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, और यही अधिकतर बच्चे करते हैं, यही किताबों में लिखा है, यही हमें पढ़ाया जाता है। मैं इससे अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन का 80 से 90% काम जो है अपने अभ्यास के दौरान करूँगा, 10% एग्जामिनेशन सेंटर पे करूँगा। तो कोई व्यक्ति 100% काम वहीं पे करता है और कोई 10% करता है, दोनों के टाइम में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आप देखिए, इसका अगर हमें एरिया बताना है तो जो वर्ग का एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, सबको मालूम है। वर्ग का जो एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर है, तो फिर भुजा मालूम होनी चाहिए, इसकी भुजा मालूम होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं इसका जो परिमाप है वही इसकी परिधि है, तो फिर इसका परिमाप पता करने के लिए इसकी परिधि पता करनी पड़ेगी। तो आप इसकी परिधि कैसे निकालोगे, आप पहले रेडियस निकालोगे तब परिधि निकालोगे। एरिया दिया है, ध्यान से देखिएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है, तो ये आर स्क्वायर बराबर 616, आर स्क्वायर बराबर 616 गुणे 7/22 हो जाएगा। 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 और 11 छका 66, 2 से काट देंगे, ये 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 गुणे 7
तो 28 गुणे 7 अगर आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 के 6 हो गया, 7 दूनी 14, ये 19। आर स्क्वायर बराबर 196 है, तो आर बराबर क्या हो गया, 14 हो गया। तो आपने एक काम किया रेडियस निकालने का, अभी यहाँ से आपने मात्र रेडियस निकाला है। अब उसका परिमाप बताने के लिए पहले इसकी परिधि बतानी पड़ेगी। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। देखिए मैं हटा के लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, आर हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे परिमाप परिधि इसकी। तो परिधि सर्कल की 2 पाई आर होती है, फिर आप यहाँ 2 रखोगे, 22/7 रखोगे और 14 रखोगे। तो 7 दूनी 14, 2 दूना 4 और 22 चौको 88 मीटर। 88 मीटर इसकी परिधि आ गई। अब 88 मीटर इसकी परिधि है, तो 88 मीटर ही इसका परिमाप होगा, है ना। दोनों की चूंकि रस्सी तो वही है, वायर वही है आपका, 88 मीटर परिमाप हो गया। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो भुजा इंटू 4 होता है। तो ये 88/4 करोगे तो 22 इसकी भुजा आ जाएगी, और 22 का स्क्वायर जब करोगे तो 484 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 484 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपने देखा कि कितना काम करना पड़ा, कितना नाटक करना पड़ा इसमें। और अगर यही नाटक कोई एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर करने लगेगा तो आप ये समझिए कि क्या वो विद इन टाइम पेपर कर पाएगा। 3 से 4 मिनट इस नाटक में लग रहा है। आप देखिए कुछ नहीं करना होता है। अगर एक समान वायर को रोटेट करके सर्कल और वर्ग दोनों बनाया गया है तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा और जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, उसमें 14:11 का रिलेशन होगा। जब हम आपको ये पढ़ाएंगे तो निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि अभी समय जाया नहीं करेंगे। वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल में 14:11 का संबंध होता है उस परिस्थिति में जब दोनों की बाह्य दूरी अर्थात परिधि या परिमाप बराबर हो। अब आप देखिए, आपको वृत्त का क्षेत्रफल मालूम था 616 था, तो बटे 14 कर दो, गुणे 11 कर दो। ये 14 इकन्नम 14 चौको 56 हो गया, और फिर 5 बच गया, 14 चौको 56 हो गया, और ये 11 चौको 44 के 4, 11 चौको 44, 4 48 हो गया। ये आप आंसर टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, ये कोई ट्रिक नहीं है, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। ये मैंने सॉल्व कर लिया है। कहाँ सॉल्व कर लिया, क्लास में सॉल्व कर लिया, घर में सॉल्व कर लिया, अभ्यास करने के दरमियान सॉल्व कर लिया। वहाँ नहीं सॉल्व करने गए जब एग्ज़ाम दे रहे थे। तो स्पीड पेन तेज चलाने से नहीं बढ़ जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तरह तरह के लोग हथकंडे अपनाते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड उससे नहीं बढ़ेगी, बल्कि संतुलन बिगड़ेगा और पेपर ख़राब होगा। स्पीड आपकी तब बढ़ेगी जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे कम काम करोगे। आप विश्वास रखिए, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जितना कम काम करोगे उतने कम फॉल्ट होंगे, और अगर ज़्यादा काम वहाँ पे करोगे तो अंडर प्रेशर ज़्यादा फॉल्ट होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा करोगे। कैलकुलेशन में आपको दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा और फॉल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप एक चीज़ मेरी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको वर्क करना है आप अभ्यास में करिए, और अभ्यास से आप इस नतीजे पे पहुंचिए कि वहाँ मुझे बहुत ही रेडीमेड होकर के बैठना है, फाइनली आंसर देना है। एक छोटा सा और मैं बता दूं, 1-2 बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके। अच्छा, इसमें ये ध्यान ही रखिएगा 14-11 का संबंध। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, बाय द वे अगर आपसे कोई ये कह देता है कि एक वायर को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है, एक वायर को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल 484 है ना, देखते रहिएगा। एक वायर को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल 484 है। अगर इसे आयत का रूप दिया जाए तो बनने वाले अधिकतम आकार के आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे ही आपसे ये कह दे कि मैक्सिमम आकार का रेक्टेंगल यानी आयत, तो आप जो भी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो, जो भी यूनिट हो, कोई मतलब नहीं है, केवल एक कम कर दीजिएगा, 483 होगा, 483 होगा। अगर यहाँ सर्कल का क्षेत्रफल 400 लिखा था तो 399 कर दीजिएगा। अगर ये 1000 लिखा है तो आप 999, मतलब यूनिट क्या है, यूनिट एग्जैक्टली वही रहेगी जो उसकी है वही इसकी रहेगी, बस आपको एक घटा देना है, मैक्सिमम आकार का आयत निकल आएगा। तो आप इस तरह से अभ्यास करो कि वहाँ पे आपको ना के बराबर टाइम लेना पड़े, और जैसे ही ना के बराबर टाइम दोगे तो आपके जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन अपने आप बढ़
जाएगा। तो मैं मेंसुरेशन को स्टार्ट करूँगा, और जिसने पढ़ा भी मेंसुरेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप समान रूप से इसे देखिएगा। बस आपसे ये कहना है कि वीडियो पूरा देखिए, कोई भी सवाल हो आप उसे गंभीरता से देखिए, 10 बार लगाइए और सबसे बेस्ट तरीके पे पहुंचिए, सबसे अच्छे नतीजे पे पहुंचिए, क्योंकि प्रदर्शन 10 घंटे में नहीं करना है, प्रदर्शन सिर्फ हमें 30 से 35 मिनट में मैथ का करना होता है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में केवल आपको क्या पढ़ना है मेंसुरेशन में, वो सारे डायग्राम और फार्मूले, उनके फार्मूले नोट करा देता हूँ। तो आप फार्मूले तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और देख लीजिए कि डायग्राम आपको पढ़ना क्या क्या है, ये चीज़ें आप कवर कर लीजिए। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो से एक एक चीज़ें मैं लेकर के चलूँगा और आपको क्लियर करा दूँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ लाइटली कि पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको आयत पढ़ना है। ठीक है, आपको आयत पढ़ना है और बहुत ही अच्छा सा यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। आयत के बाद आपको वर्ग पढ़ना है यानी स्क्वायर, और उसके बाद आपको वृत्त पढ़ना है यानी सर्कल। अब ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद ये हमारी किस में आएंगी, एरिया में आएंगी यानी क्षेत्रफल में आएंगे। तो ये क्षेत्रफल में हमें 3 चीज़ें देखिए पढ़नी है। उसके बाद क्या है कि यहाँ से जब हम वॉल्यूम में जाएंगे, तो हम यहाँ से जब वॉल्यूम में पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे क्यूबॉइड यानी घनाभ। यहाँ से जब हम वॉल्यूम में जाएंगे आयतन वाले में, तो यहाँ से निकली हुई आकृति होगी वो घनाभ होगी, घनाभ पढ़ेंगे। और जो यहाँ से आयतन में निकलेगा वो क्या होगा, आपका घन होगा यानी क्यूब। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे क्यूब। ठीक है, और आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपको कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। आप इतने इजी वे में आंसर दे सकते हो कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। आपको एक छोटा सा उदाहरण यही दिखा देता हूँ। कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि एक घनाकार संदूक है, राइट, एक घनाकार संदूक है और उसका मान लीजिए आपको ये दे दिया है कि इसका जो विकर्ण है, तो इस तरह से कभी कभी विकर्ण दे देते हैं कि एक घनाकार संदूक है जिसका विकर्ण अंडर रूट इस तरह से दे दिया 27। ठीक है, अंडर रूट 27 है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया तो पहले हम बीमा निकालेंगे, बीमा निकाल कर सरफेस एरिया निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, ये निशान हटा दो, इसे डबल कर दो, 54 मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी, यानी निशान हटा करके डबल कर दो, एग्जैक्टली वही आंसर होगा। तो सीधा सा हमारी तैयारी यही होगी, और ये कोई ट्रिक नहीं है, हम आपको एक एक चीज़ें प्रूफ करके दिखाएंगे कि कितना फास्ट हम आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने मैथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये आपका घन हो गया जो हमें पढ़ना है। और उसके बाद जो हम यहाँ से पढ़ेंगे आयतन वाली आकृतियाँ, वो देखिए यहाँ से आयतन वाली आकृति सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो सिलेंडर होगा, राइट, ये सिलेंडर होगा यानी बेलन होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और बेलन का 1/3 कर दें, आप देखिए यही बना देता हूँ इस तरह से, और ये हटा देता हूँ, देखिए तो क्या बन गया, कोन, है ना। तो यहाँ पे हम कोन पढ़ेंगे यानी शंकु। तो बेलन और शंकु पढ़ेंगे आपका सर्कल पे। यहीं पे आप देखिए इसी से निकलेगा आपका स्फीयर यानी गोला, और यहाँ पे अर्धगोला भी पढ़ेंगे, तो इनको भी देखेंगे। यानी सर्कल से बेलन हो गया, जिसे लंबवृत्तीय बेलन, या शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 आकृतियां तो हम आयतन वाली पढ़ लेंगे और 3 क्षेत्रफल वाली पढ़ लेंगे। अब इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो 1 2 3 4 5 और ये बेलन और शंकु से, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए हमें एरिया में और क्या क्या पढ़ना है, तो 2 चीज़ें बचती हैं जिन्हें हमें एरिया में पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। तो एरिया में 2 चीज़ें बचती हैं, और वो क्या क्या है। एक तो त्रिभुज है आपका, है ना, ट्रेंगल त्रिभुज, और ये एक है आपका चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज। त्रिभुज और चतुर्भुज मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। त्रिभुज और चतुर्भुज 2 चीज़ें और पढ़नी है। तो सबसे पहले पढ़ना है समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसके बाद आपको पढ़ना है
विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि उसकी दो भुजाएं बराबर होती है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में जिससे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर। तो सिर्फ 3 त्रिभुज पढ़ने हैं आपको, समकोण, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, ये आपको 4 जो है ट्रायंगल पढ़ने हैं। अच्छा, चतुर्भुज में क्या पढ़ना है, यहाँ पे आप देखिएगा 3 पढ़ने हैं। वैसे 2 तो उधर ही हो गए हैं, वर्ग और आपके आयत, वो भी चतुर्भुज ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ने हैं आपको 3। एक तो आपको समचतुर्भुज पढ़ना है ना, एक समचतुर्भुज पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है आपको समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, और तीसरा आपको पढ़ना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ठीक है। चूँकि मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन हमारा माध्यम हिंदी ही है, इसलिए मैं हिंदी में ही बेस्ट कर रहा हूँ, है ना। आप चाहें तो इसका ट्रांसलेट कहीं से मैनेज करके देख सकते हैं। तो इतना हमें पढ़ना है। आपने पीछे देखा कि आयत पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है। आयत पे हमें घनाभ पढ़ना है, वर्ग पे घन पढ़ना है, और सर्कल पे आप बेलन, कोण और स्फीयर पढ़ना है आपको। और फिर ये चतुर्भुज में मैंने 3 दिखाए और त्रिभुज में 3। आप अगर इतने पे काम कर लेते हैं, और लाइटली नहीं, क्योंकि अगर आप मेंसुरेशन में इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो आप यूपीएसआई के एग्ज़ाम को ले लीजिए, यूपी कांस्टेबल ले लीजिए, जेल वार्डन आपका होने जा रहा है, रेलवे के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, यूपी SSSC में लेखपाल में मेंसुरेशन से 4-4, 5-5 सवाल आते हैं। पुराने पेपर उठा करके देखिए, या जिन्होंने पेपर दिया है आप उनसे सलाह करिए। तो ये मेंसुरेशन एक ऐसा एरिया है कि हमारी परीक्षाओं के लिए समान रूप से बहुत उपयोगी है। आपको मालूम होगा कि जो मिति होती है ये 3 तरह की मितियां होती हैं। तो जहाँ पे जनरल नंबर एबिलिटी है, सामान्य अंकिक योग्यता है, एडवांस मैथ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक मिति है। आप देखिए कौन कौन सी मितियाँ होती हैं, ये मैं मिति केवल लिख रहा हूँ, है ना। तो मिति 3 तरह की होती है, जिसमें सिर्फ हम आपको यहाँ पे एक बता रहे हैं। एक तो होती है ज्या, दूसरी होती है त्रिकोण, और तीसरी जो होती है वो क्षेत्र होती है। ये मितियाँ होती हैं 3 तरह की। तो इसका मतलब ज्यामिति यानी आपका ज्योमेट्री हो गया, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और ये क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। तो हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। एडवांस मैथ वगैरह में ये सब चीज़ें आपकी होती हैं, लेकिन हमें क्षेत्रमिति पढ़ना है। और इसमें इतना बेहतर करना है कि सवाल तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन बहुत ही कम समय में करेंगे, यानी 1/4 से भी कम समय में करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके डायग्राम और फार्मूला आज नोट कराए दे रहा हूँ 10 मिनट में, और आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जब मैं सवाल सामने रखूँ तो फार्मूला तुरंत आपके सामने आना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि फिर हमें बहुत असुविधा होती है और फार्मूला नहीं मालूम होता है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं बात को, ज़रा एक पॉइंट आपसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक सवाल पूछा गया, आपके किसी परीक्षा का आया हुआ ही क्वेश्चन है, और सवाल ये लिखा था कि एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है जिसकी वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये दिया था। एक बेलन है, एक सिलेंडर है जिसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर दिया था, तथा आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन 924 मीटर क्यूब था, है ना। आपसे पूछा था कि बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई क्या है। अब देखिए बेलन की ऊंचाई क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं दी है। आपको बताया गया कि साहब इसका वॉल्यूम दिया है और सरफेस एरिया दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप बताओ ऊंचाई क्या दिया है। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया दिया है, तो तुरंत आप कहेंगे क्या होता है सरफेस एरिया। तो जवाब मिला कि ये तो होता है 2πr/h। तो अच्छा, इसी का मतलब 264 है,
इसी का मतलब 264 है। फिर एक कदम आगे बढ़े तो आपने कहा पाई आर एच, ये बराबर 132 हो गया। समझ गए होंगे आप कैसे, मैंने 2 से काट दिया तुरंत। और फिर एक कदम आगे बढ़े तो आर एच बराबर क्या होगा, तो 132 और गुणे 7/22 कर दिया, तो इसको काट दिया तो ये 42 आ गया, 42 आ गया, 42 आ गया। अब 42 का मतलब क्या है, आर एच है। आर एच का मतलब रेडियस और ऊंचाई का जो गुणनफल है वो 42 है। आप देखिए फार्मूला हमें मालूम था, आपने कहा वक्र प्लस क्षेत्रफल दिया, मैंने कहा होता क्या है, फार्मूला मालूम था, 2 पाई से डिवाइड कर दिया, आर एच निकल आया 42। यानी जो हाइट है बेलन की और उसकी जो रेडियस है, आपका बेलन ये हुआ है ना, इसकी रेडियस यानी आर और ऊंचाई एच, इनका जो गुणनफल है वो 42 है। अब आप कह रहे हो वॉल्यूम दिया है, तो तुरंत मैंने पूछा वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे क्या किया, ये 924 है। अब हम पाई से डिवाइड कर सकते हैं तो आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं, यानी 924 को जैसे ही 7/22 करोगे तो देखिए 11 दूनी 22 हो गया और 11 8 88 हो गया, और 2 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 11 8 88 हो गया, और 11 8 88, 11 चौको 44, 2 से काट दीजिए 42 आ गया। तो आर स्क्वायर एच बराबर 42 गुणे 7 आ गया, और आर स्क्वायर आर एच बराबर यहाँ पे 42 दिया है। ठीक है, आर एच बराबर 42 दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे कि आर 2 बार है यहाँ पे, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, R इंटू आर और इंटू एच बराबर, इसको 6 गुणे 7 गुणे 7 लिखूंगा। ये देखिए 6 गुणे 7 गुणे 7, और R इंटू एच बराबर 6 गुणे 7। तो इसमें 2 बार R है, ये 7 7 कट गया, यहाँ 1 बार R है, 7 कट गया। H का मतलब क्या है, H बराबर 6 हो गया। तो इसको और आप तेजी से कर सकते हैं सीधा डिवाइड करके। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपको फार्मूला ही नहीं मालूम है तो आप लगाओगे क्या, यानी आज मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, तो एक एक करके आप फार्मूले देखिए। आइए पहले से शुरू करते हैं। आ जाइए पहले डायग्राम पे, आयत पे यानी रेक्टेंगल पे। मैं आपको एक एक डायग्राम के फार्मूले अभी फ़िलहाल नोट करा देता हूँ, अधिकतर बच्चों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बहुत अच्छा है, उपयोगी है। तो सबसे पहले आयत पे बात करते हैं यानी रेक्टेंगल पे। एक ऐसी आकृति 4 भुजाओं से घिरी हुई, ये डेफिनेशन लिखी है, 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति यानी डायग्राम जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। यानी आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर यानी पैरेलल होती हैं, और प्रत्येक कोण समकोण होता है यानी 90 डिग्री का, उसे हम रेक्टेंगल यानी आयत कहते हैं। अच्छा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है, और जो लंबाई हमें निकालनी है, यदि क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे दें तो लंबाई निकल आएगी, और अगर चौड़ाई निकालनी है तो क्षेत्रफल को लंबाई से भाग देकर चौड़ाई निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप किसी भी ज्यामितीय आकृति की बाह्य दूरी को हम परिमाप कहते हैं, उसके घेराव को। तो आयत के संदर्भ में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, उसे हम परिमाप कहते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, तो ये इसका परिमाप हो गया। और विकर्ण क्या हो गया, इसके दोनों किनारों को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी हो गई, ये डायगोनल इसका हो गया विकर्ण। तो ये हो गया लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे, यानी अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये इसका विकर्ण हो गया। तो फिलहाल आप ये फार्मूले देख लीजिए, और बाकी आयत पे तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल आते हैं, अन्य आकृतियों से इसके क्या संबंध है उसके बारे में भी पूछा जाता है कि सर्कल के अंदर आयत निहित है, आयत के अंदर सर्कल है, तो बहुत सारे सवाल हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले आप आयत के बारे में समझ लीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट डायग्राम आपका स्क्वायर यानी वर्ग है, और ये आपके सामने वर्ग बना हुआ है, इसमें भुजा लिखी हुई है, और ये वर्ग की डेफिनेशन मैंने छोटी सी बना दी है। 4 भुजाओं से घिरी आकृति, 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं।
क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है और दूसरा क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। और इसका रीज़न है कि एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बना एक अन्य वर्ग, दोनों के क्षेत्रफल में 2:1 का संबंध होता है। अगर विकर्ण पे बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल 2 है तो भुजा पे बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल 1 होगा, तो 2:1 का संबंध होता है, या इसमें 1-2 का संबंध होता है। तो इस तरह से क्षेत्रफल 2 तरीके से निकालोगे। भुजा दी है तो भुजा का स्क्वायर कर देना, और अगर विकर्ण दिया है तो भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, विकर्ण का स्क्वायर करके बटा 2 कर देना। परिमाप जो होता है वो भुजा इंटू 4 होता है, यानी किसी भी जो परिमाप होता है ज्यामितीय आकृति का घेराव होता है तो 4 भुजाएं हैं, बराबर है तो 4 से गुणा कर देंगे। और जो इसका विकर्ण होता है वो भुजा √2 होता है। अगर ये a है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये वर्ग देख लिया और इसके ये छोटे छोटे फार्मूले हैं। आइए अगले डायग्राम पे। यहाँ पे सर्कल के बारे में आप देखिएगा, वृत्त के बारे में, और वृत्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। एक बिंदु से त्रिज्या निर्धारित कर चाप को परितः घुमाने पर वृत्त बनता है, ठीक है। तो इसकी जो वृत्त की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है वो r होती है, यानी रेडियस होती है, त्रिज्या। अच्छा, यहाँ पे जो है आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो πr² करते हैं, परिधि निकालते हैं तो 2πr करते हैं, और यही हम चीज़ वहाँ पे भी लिखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। लेकिन हम थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखते हैं और अपने अभ्यास के दौरान चीज़ें वही हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़, इसका डायमीटर क्या होगा, व्यास, यानी डायमीटर व्यास जो होगा उसका वो त्रिज्या गुणे 2 होता है ना, त्रिज्या गुणे 2 होता है। तो जो डायमीटर होता है यानी व्यास होता है वो बराबर 2r के होता है, और अगर r पूछा जाए तो ये व्यास बटा 2 हो जाएगा, यानी डायमीटर अपान 2 हो जाएगा। तो एक चीज़ तो इसको ध्यान रखिएगा कि रेडियस इक्वल टू 2 बराबर डायमीटर एंड डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू रेडियस। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्षेत्रफल की जब बात आती है तो तुरंत हम πr² कहते हैं, ठीक है। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोलिएगा कि क्षेत्रफल जैसे ही बात आएगी तो हम इसको 22/7 r² बोलेंगे। 22/7 यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 22/7 r²। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, हमारे फेवर में हो जाता है। अब इसकी अगर हम बात करें परिधि की, तो अगर सर्कल की हम परिधि की बात जब करेंगे तो ये 2πr होता है। अब 2πr ना पढ़ करके जब हम इसकी परिधि की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 44/7r, यानी रेडियस को अगर 44/7 हम कर देंगे तो सर्कल की परिधि निकल आएगी। ये जान लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, बाय द वे यहाँ क्षेत्रफल दिया है, हमें रेडियस चाहिए, यहाँ क्षेत्रफल दिया है तो रेडियस चाहिए। तो ये रेडियस कैसे निकालेंगे ये चीज़ें हम आपको बता देते हैं। अगर इसमें हमें क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या चाहिए, यानी r बराबर अगर हमें निकालना है तो ये √22/7 r² हो जाएगा। और अगर वहाँ हमें r बराबर निकालना है तो इसे हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को ये अगर हमें r निकालना है, परिधि दी हुई है और r निकालना है तो परिधि को हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे 7/44 कर देंगे। और जैसे ही परिधि को 7/44 करेंगे तो रेडियस निकल आएगी, और रेडियस को अगर 44/7 करेंगे तो परिधि निकल आएगी। तो इस तरह से, ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक में लिख दिया है, इसको फिर से देख लीजिएगा। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो ये r बराबर जो होगा वो √ क्षेत्रफल गुणे 7/22 हो जाएगा। ये इस तरह से लिखना, 7/22। तो √ 7/22 आप क्षेत्रफल को कर देंगे तो इस तरह से रेडियस निकल आएगा। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप मेंटेन रखिएगा, ये फार्मूला ना पढ़ करके आप इसको एक कदम आगे ले जाइए। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। हाफ सर्कल में होता क्या है कि अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या है ना, अर्धवृत्त का, ये अर्धवृत्त दिया हुआ है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो 11/7 r² करिएगा। अगर क्षेत्रफल पूछे तो 11/7 r² करिएगा, किसमें, हाफ सर्कल में। और यहाँ क्या करेंगे, 22/7 r² करेंगे टोटल सर्कल में। लेकिन यहाँ पे जब परिधि पूछता है तो हम 44/7 r करते हैं, वहाँ 44 का आधा 22 नहीं करेंगे। अगर हाफ सर्कल में कोई हमसे परिधि पूछेगा तो हम ये करेंगे 36/7
7 आर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये कहाँ से आया है। अगर अर्धवृत्त में परिधि आपसे कोई पूछेगा तो 36/7 आर करेंगे, तो आप यही फार्मूले याद रखेंगे। अगर वृत्त में कोई क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 22/7 आर स्क्वायर, परिधि पूछ रहा है तो 44/7 आर। अगर यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 11/7 आर स्क्वायर, परिधि पूछ रहा है तो 36/7 आर। अब देखिए ये 36/7 शायद आपको कन्फ्यूज़न करे, बाकी चीज़ें तो लिखी हैं आपके सामने, क्लियर है कि क्या है। ये मैं 36/7 को थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ कि ये है क्या। आप देखिए, अगर अर्धवृत्त की परिधि पूछी जाए तो 36/7 से रेडियस को गुणा कर दो। होता क्या है कि जब ये सर्कल होता है तो इसकी जो परिधि होती है वो 2πr होती है, और जब इसे हम हाफ कर देते हैं इस तरह से, आप देखिए ये, तो ये बटा 2 हो जाता है। अभी इसको एक हम बेस देते हैं जैसा यहाँ दिया है, तो ये डायमीटर यानी 2r के बराबर होता है। अब यहाँ से 2 से तो 2 कट गया। अब πr + 2r में r कॉमन है तो π + 2 बच जाएगा। ठीक है, π + 2 को हमने सॉल्व कर लिया। पाई की वैल्यू 22/7 है और +2, 7 दूनी 14, 22, 36/7 हो गया। और 36/7 r का मतलब होता है परिधि, यानी रेडियस को अगर 36/7 से आप गुणा कर दोगे तो हाफ सर्कल की परिधि निकल आएगी। तो ये यहाँ से आया है, तो हम इस रेडीमेड चीज को लेकर के बैठेंगे। और बाय द वे एग्जाम में आ गया कि एक अर्धवृत्ताकार रोशनदान है जिसकी रेडियस जो है मान लीजिए 35 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति क्या होगी, तो 35 × 36/7, 7 × 5 = 35, 36 × 5 = 180 सेंटीमीटर। इस तरह से फास्ट आंसर प्ले कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। घन और घनाभ के भी फार्मूले आप पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। घनाभ में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आयतन आता है ना। घनाभ में सबसे पहले आयतन आता है, तो इसका जो आयतन होता है वो लंबाई, शॉर्ट में लिख देता हूँ, गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी L × B × H जो है ये घनाभ का आयतन होता है। और इसकी जो यूनिट होगी, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, जबकि एरिया हो या सरफेस एरिया हो वो स्क्वायर में होता है। तो इसका मालूम हो गया। उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ सकते हैं, तो सरफेस जो एरिया होता है वो 2LB + BH और +HL होता है। यानी यहाँ पे एक जैसे 2 तल होते हैं और टोटल 3 प्रकार के तल होते हैं। एक लंबाई चौड़ाई, एक चौड़ाई ऊंचाई और एक लंबाई और ऊंचाई। जैसे ये है तो ये क्यूबॉइड है, घनाभ है, तो इसके जैसा एक तल ये है, इसके जैसा एक तल ये है और इसके जैसा एक तल ये है। टोटल 6 सरफेस हैं, तो ये 2 बाहर कॉमन ले लिया गया, LB, BH और HL। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आपको बता देते हैं, इसका जो घनाभ का विकर्ण होता है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि एक घनाभाकार बॉक्स है जिसमें एक मैक्सिमम आकार की पेंसिल रखनी है या कमरे में एक लट्ठा रखना है, रॉड रखनी है, तो ये इसका विकर्ण होता है। ये डायगोनल इस तरह से होता है, तो ये बराबर हो जाएगा √L² + B² + H²। तो ये आपका इसका विकर्ण हो गया। अच्छा, अब आप घन देख लो, बाकी इसमें डिटेल में बहुत सवाल बनते हैं, तो वो जब हम चर्चा करेंगे आगे के उस पर क्लास में तो देखेंगे। आप घन देख लीजिए, क्यूब। तो क्यूब में जो आयतन होता है, चूँकि इसकी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा का क्यूब होता है, जबकि हम इसको A मान लें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका जो सरफेस एरिया होता है यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल चूँकि 6 तल होते हैं, 6 सरफेस होते, घन हो या घनाभ उसमें 6 सरफेस ही होते हैं। तो जो इसके 6 सरफेस हैं इनका A² हो जाएगा, तो ये 6A² हो गया। और इसका जो विकर्ण हो जाएगा आपका, यानी इसका जो डायगोनल हो जाएगा, वर्ग का भुजा √2 होता है और इसका A√3 हो जाएगा, यानी भुजा √3 हो जाएगा इस तरह से। तो ये घन और घनाभ के भी फार्मूले देख लीजिएगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिएगा, अगला पॉइंट आपका जो है आयतन यानी वॉल्यूम से संबंधित 4 हमने बहुत ही महत्वपूर्ण आकृतियाँ इसमें बनाई हैं। ये सिलेंडर है, बेलन है, यहाँ पे शंकु कोण है, स्फीयर है, गोला है और अर्धगोला हाफ स्फीयर है। तो ये चारों से जगह से सवाल पूछा जाता है। तो फिलहाल तो इनके फार्मूले आप देख लीजिए। देखिए, होता क्या है कि सर्कल पे ये डेवलप हुई आकृतियाँ हैं। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है,
ठीक है, ये सर्कल पे बना हुआ है और जो सर्कल यानी वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का क्षेत्रफल होता है और यहाँ पे अगर हम केवल h जोड़ दें, पाई आर स्क्वायर सर्कल का क्षेत्रफल होता है और अगर यहाँ पे केवल इंटू h कर दें, h जोड़ दें तो ये बेलन का आयतन बन जाएगा। यानी सर्कल के क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो ये आयतन बन जाएगा पाई आर स्क्वायर h। और इसी तरह से सर्कल की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है और अगर परिधि में यानी इसकी बाहर की दूरी में अगर हम h इंक्लूड कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? सिलेंडर का, बेलन का। तो आपने देखा कि सर्कल पे डेवलप है, सर्कल में हमने केवल h जोड़ा, जब एरिया में इसके h से गुणा किया तो इसका आयतन हो गया और जब इसकी परिधि में h का गुणा किया तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। एक चीज़ और यहाँ पे होती है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है वो मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ, देख लीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसमें क्या होता है कि 2 पाई आर एच तो ये होता ही होता है। साथ में जैसे आपने बजाने वाली ढोलक देखी है तो ढोलक का जो ऊपर का लकड़ी होता है वो तो 2 पाई आर एच होता है, उसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। और इसमें जिनको बजाते हैं वो एज ए सर्कल होते हैं और दोनों तरफ होते हैं तो 2 सर्कल हो गए, तो ये हो गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कॉमन है कि 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? h प्लस आर बच जाएगा। तो ये आप फार्मूला बना लीजिए इस तरह से। देखो आपके सामने लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। 2 पाई आर h प्लस आर ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा किसका? सिलेंडर का। और कैसा सिलेंडर होगा? अगर इस तरह का होगा, ये दोनों तरफ से बंद और ये, तो ये हो गया 2 पाई आर एच और ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। ओवरऑल जो होता है वो 2 पाई आर एच प्लस आर होता है और वक्र क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसी तरह से हम शंकु में चले जाते हैं तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका वॉल्यूम बताना है, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर h बटा 3 होगा। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से कर दिया, आपका ये शंकु 3 दिखने लगे तो बटा 3 कर दीजिए। अब इसके बाद इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वो पाई आर एल होता है। एल यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है जो कि बराबर होती है h स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर के, है ना। ये आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लोगे। ये आप देख लो समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है तो ये विकर्ण हो गया और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो एल यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई होती है और ये बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। आर रेडियस है, एल तिर्यक ऊंचाई है और रेडियस ऊंचाई दिया होगा तो एल निकाल लोगे इस तरह से। तो इसका ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। कभी कभी आता है कि एक तंबू बनाया जा रहा है तो तंबू में कितना कपड़ा लगेगा, तो जब तंबू बनाने की बात आएगी तो आप नीचे फर्श पे तो कपड़ा बिछा नहीं दोगे, है ना। आप इस तरह से उसका तंबू बनाओगे ऊपर ऊपर, तो वक्र निकालना रहता है। लेकिन संपूर्ण में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा है कि दीपावली में एक पटाखा आता है जिसमें पूरे पे लगा रहता है, नीचे भी और साइड से चारों तरफ। तो उसको अगर आपको पन्नी चिपकाना है उस पे पटाखे पे तो फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो फिर क्या होगा, एक के नीचे सर्कल आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अगर इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर बिगाड़ दूंगा, आप ध्यान से देखिएगा इसके बारे में। तो ये पाई आर एल हो गया और प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसमें पाई आर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर बच जाएगा। तो ये शंकु का क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको हटा करके गोले के बारे में और उसके अर्ध गोले के बारे में भी बता देता हूँ साथ में। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको जब फार्मूला रटे रहेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको लगता है कि मुझे आता है, लेकिन सडनली अगर आपसे हम कोई भी फार्मूला पूछ ले तो आप नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए जो है इसको गंभीरता से लीजिए क्योंकि परीक्षा देना है। गोले में सबसे पहली चीज़ आपका आयतन होता है, ठीक है। गोले में आयतन होता है और आयतन जो इसका होता है वो 4/3
पाई आर क्यूब होता है ना। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है और इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इसमें जो पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए क्योंकि वक्र क्या है ये कटा नहीं है। पृष्ठ क्षेत्रफल जो इसका होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना गोले का। ये देखिए, तो गोले का जो जैसे बॉल हो गया, गेंद आपका बॉल खेलने वाला हो गया, तो उसका ऊपर का क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो गोले में सिर्फ रनिंग पॉइंट है, हम हो, आप हो, एग्जामिनर हो, कोई भी हो, जिसका भी कंट्रोल है ओनली रेडियस पे कंट्रोल है। तो अब इससे संबंधित खूब कठिन कठिन से सवाल आते हैं, हम क्या करते हैं वहाँ सब चीज़ें उठा के रख देते हैं। जैसे कभी इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि एक तांबे का बड़ा गोला है जिसकी रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर जो बेरिंग होती है उसके बाल बनाए गए हैं जिसका 0.2 सेंटीमीटर है। तो स्वरूप नहीं बदला है, गोला ये भी है, गोला वो भी है, केवल रेडियस बदला है। आप इसकी रेडियस को इसकी रेडियस से डिवाइड कर दीजिए छोटे वाले से और 4/3 पाई यहाँ पे डेड जोन है इसे हटा दिए। तो हम डिस्कस जब आपको करेंगे तो उस पॉइंट पे ले चलेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर पे ओनली 10% काम करना पड़े। अच्छा, इसका आयतन अगर आपसे पूछे अर्धगोले का, है ना, अर्धगोले का आयतन पूछेंगे तो ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब, वो 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण इसमें होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आपको ये बताएं कि एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करिए हमारे पास एक सेब है, तो सेब पूरा रेड कलर का होता है, अभी समूचा है, सेब को हमने कहीं से कट नहीं किया, समूचा है, तो उसका जो रेड टोटल एरिया है वो ये है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने 20 से सेब को कट कर दिया और एक टुकड़ा बाहर रख दिया, एक टुकड़ा हमारे हाथ में है। तो जो टुकड़ा हमारे हाथ में आधा है उसका रेड एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है। और अगर रेड और वाइट दोनों को मिला लें, चूंकि बीच में तो वाइट आ गया होगा सर्कल जैसा, तो रेड और वाइट दोनों मिला लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा यानी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिकली समझ गए होंगे। तो इस तरह से इतने पॉइंट पे हमने चर्चा कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा ट्रिंगल और जो चतुर्भुज है उनके भी फार्मूले और डायग्राम दिखा देते हैं, तो इस तरह से आपका फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। त्रिभुज आप देखिए, ट्रायंगल सबसे पहले 2 देखेंगे, एक समकोण और एक समबाहु। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, ठीक है, और 90 डिग्री का, और दूसरा समबाहु त्रिभुज जबकि इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं और सभी भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समकोण देखिए, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। इसमें से तीनों में से यानी लंब, कर्ण और आधार तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें मालूम होंगी, आप तीसरी निकाल लोगे। ये कैसे, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर बाय द वे अगर आपको कर्ण निकालना है तो ये बराबर क्या लिखोगे, ये लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको आधार बाय द वे निकालना है तो ये क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर कर दोगे और माइनस लंब का स्क्वायर कर दोगे। और बाय द वे लंब निकालना है तो ये बराबर आप क्या कर दोगे, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से कोई भी अगर इसमें आपको 2 चीज़ें मालूम होंगी, तीसरी निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 होता है। आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, ऊंचाई से तात्पर्य हमारा लंब से है, तो आधार गुणे लंब बटा 2 होता है। अच्छा, इसका परिमाप जो होता है, इस डायग्राम जो ज्यामिति है, बाह्य दूरी जो होती है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाएं कौन सी हैं, आधार, ऊंचाई और लंबाई, अगर सबको जोड़ लेंगे तो समकोण का हमें परिमाप मिल जाएगा। अब आप देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो 2 तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर इसकी विमा दी है तो √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर कर दो तो इसका एरिया निकल आएगा। और बाय द वे अगर ये h दिया है
है और एक भी मादी है। तो देखिए इस पे हम लंब डाल सकते हैं इस तरह से और इस पे डाल सकते हैं। तो कोई एक भुजा दी हो और ऊंचाई दी हो तो आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब बटा 2 बराबर क्षेत्रफल भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऊंचाई निकाल भी सकते हैं, √3/2 गुणे भुजा कर दोगे तो ऊंचाई निकल आएगी। तो अगर बाय द वे कभी ऊंचाई पूछा जाए भुजा दी हो तो √3/2 गुणे भुजा करके हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसका जो परिमाप होता है वो भुजा × 3 होता है। और क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 2 ये त्रिभुज पढ़ने हैं, इनके फार्मूले केवल देख लो, बाकी आगे तो बहुत सारे सवाल हैं जो इससे इम्पोर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन, कि समबाहु त्रिभुज का एक अंतःवृत्त होता है, एक परिवृत्त होता है, वहाँ से आपके कंपटीशन में अक्सर काफ़ी सवाल पूछे गए कि ये अंतःवृत्त है, समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त है, इनका एरिया क्या होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चर्चा जब इस पे करेंगे समबाहु त्रिभुज पे तो देखा जाएगा। अच्छा, 2 त्रिभुज और रह गए हैं, एक समद्विबाहु एक विषमबाहु, आइए उसको दिखाते हैं आपको। ये समद्विबाहु त्रिभुज आपके सामने लिखा हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर हों। इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं तथा बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। मीन्स ये भुजाएं बराबर हैं और ये BC कोण भी बराबर है। यहाँ पे हमने लिख दिया AB बराबर AC, यानी AB बराबर AC, और कोण ABC यानी ABC बराबर कोण ACB, तो ABC बराबर ACB यानी कोण आमने सामने बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब इसके बाद आप देखिए क्षेत्रफल जो इसका होता है वो लिखा हुआ है SS माइनस A S माइनस B का होल स्क्वायर। और S यहाँ पे क्या है कि ये आपका अर्ध परिमाप आप इसका कहेंगे, तो ये A+2B हो गया, यानी तीनों भुजाओं के योग को बटा 2 कर देंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी, और S माइनस A और S माइनस बी स्क्वायर इसलिए करेंगे चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा क्षेत्रफल निकालने का ये कॉमन तरीका त्रिभुज का है कि आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, लेकिन यहाँ पे इसकी ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ परिमाप अगर इसका पूछा जाएगा तो आपको मालूम है A+2B हो जाएगा परिमाप, इसका मतलब B+B और +A यानी A+2B इसका परिमाप हो जाएगा। तो एक बार फार्मूले देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो डिस्कस करेंगे। आइए अगले पॉइंट पर। विषमबाहु त्रिभुज आप देख लीजिए और ये सारे फार्मूले नोट कर लेना। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, यानी सारी भुजाएं असमान होती हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, और S क्या है ABC का योग का बटा 2 कर दीजिए, यानी अर्ध परिमाप कह लीजिए, और जो इसका परिमाप होगा वो ABC का योग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। चतुर्भुज पे आ जाइए, और चतुर्भुज में आपको इधर 3 देखने हैं, एक समचतुर्भुज, दूसरा समानांतर और तीसरा समलंब चतुर्भुज। तो पहला समचतुर्भुज है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चारों भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती हैं, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए समचतुर्भुज आपके सामने दिया है, चारों भुजाएं बराबर हैं। डेफिनेशन भी मैंने कंप्लीट की है, ऐसा चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। आमने सामने की मतलब ये भुजा इसके पैरेलल होगी और ये भुजा इसके पैरेलल होगी, समानांतर होती है। यानी इस तरह से अगर इसे निकाला जाएगा तो इस तरह से समानांतर हो जाएंगे ये आपका ऐसे, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, 90 डिग्री पे विकर्ण काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में बांटते हैं। दोनों विकर्ण की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, यानी विकर्णों की लंबाई डिफर होती है। अब अगर आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटा 2, यानी D1 इंटू D2 बटा 2। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2 इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, सवाल कैसे आते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो केवल आप फिलहाल फार्मूला याद रख लीजिए कि समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यानी दोनों विकर्ण मालूम होने चाहिए, या फिर आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार का मतलब कोई भी भुजा हो गई और ऊंचाई का मतलब उस पर डाला गया लंब हो गया, इस तरह से ये किसी पे, तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई, आधार ऊंचाई कर देंगे गुणा, तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। परिमाप क्या होता है, वर्ग की तरह से ही होता है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो भुजा इंटू 4 कर दोगे तो समचतुर्भुज का परिमाप निकल आएगा। आइए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये देख लीजिए, समानांतर चतुर्भुज।
तो समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समानांतर यानी पैरेलल हो। तो आमने सामने की भुजा ये हो गई, ये समान एवं समानांतर हैं, और दूसरी चीज आमने सामने की भुजाएं ये हो गई, ये भी समान और समानांतर, यानी ए और ए समान और समानांतर हैं, बी और बी समान और समानांतर हैं। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी बी और डी, ए और सी बराबर होते हैं। विकर्ण समान होते हैं एवं समविभाजित करते हैं, तो इसके विकर्ण भी ये आपका और ये समान और समविभाजित करते हैं, यानी समान भागों में बांटते हैं। तो ये हो गया हमारा समानांतर चतुर्भुज। उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर ए मालूम है तो ये इस पर डाला गया लंब मालूम होना चाहिए, और अगर बी मालूम है तो इस पर डाला हुआ लंब मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से हम आधार गुणे ऊंचाई करके इसका क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। अच्छा, परिमाप क्या होता है? 2 गुणे आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न का मतलब लगी हुई भुजाएं, यानी ए बी का योग जो होगा उसे 2 से गुणा कर देंगे, तो चूंकि बी ए इधर है तो इसकी बाह्य दूरी यानी परिमाप निकल आएगा। लास्ट आप देख लीजिए समलंब चतुर्भुज। ये लास्ट आप और देख लीजिए, फार्मूले हमने टोटल लिखाए हैं, बाकी डिस्कस नहीं किया है। डिस्कस आगे बहुत ही विस्तृत एक एक आकृति पर एक एक वीडियो पे डिस्कस करूँगा, और इस चैप्टर से संबंधित लगभग 200 क्वेश्चन का पेपर जो है PDF पेपर आपके टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक पे जाइएगा, उसका लिंक इसमें हम आपको डाल देंगे, तो आपको पेपर मिल जाएगा, उससे आप अभ्यास करिएगा, और काफ़ी क्वेश्चन हम आपको इन वीडियो एपिसोडों में करा दूंगा। तो ये लास्ट है समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की कोई एक जोड़ी भुजा समानांतर हो। आपने समानांतर में देखा आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, तो उसमें 2 जोड़ी समानांतर हो गई। यहाँ पे आमने सामने की कोई एक जोड़ी भुजा समानांतर हो, जैसे ये, और दूसरी समानांतर ना हो, तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा, इसका क्षेत्रफल जो होता है समानांतर भुजाओं का योग, यानी अगर ये ए है और ये बी है तो a प्लस बी इंटू समानांतर भुजाओं के मध्य ऊंचाई यानी h, तो उनके मध्य ऊंचाई और बटा 2, तो a प्लस बी और इंटू h अपॉन 2। तो इस तरह से आप ये 2 इसका है बटा, ये अलग है, स्क्वायर ना समझ लीजिएगा, ठीक है। a प्लस बी इंटू एच बटा 2, और यह हमने इसको लिखा है समानांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य ऊंचाई बटा 2। तो ये होता है समलंब चतुर्भुज। इस तरह से आपने कंप्लीट फार्मूले देख लिए हैं मेंसुरेशन के, और ये फार्मूले आज आप पढ़ लीजिए, इनको याद कर लीजिए, रटे डालिए, आप चीज़ें समझ गए कि हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद हम आयत से शुरू करेंगे सेकेंड वीडियो में, इसके ये फर्स्ट पार्ट होगा, सेकेंड आयत से शुरू करेंगे, और आपको जितने टाइप के जो भी सवाल पूछे जाते हैं सबसे बेहतर तरीके से बताएंगे। आप पूरा देखते रहिए। मेंसुरेशन किसी भी परीक्षा के लिए आपकी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।